क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली देश की ट्रेन का उद्घाटन कहां किया गया है? प्रति वर्ष गंगा उत्सव कब मनाया जाता है? किस ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऐसे ही बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 5 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहां हुआ? इमेज में आप देख सकते हैं सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली भारत की ट्रेन जिसका उद्घाटन किया गया है केरल राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य। और 3 डिब्बों वाली यह सौर ऊर्जा ट्रेन है जिसका शुभारंभ किया है केरल के मुख्यमंत्री ने। तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यहां झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। और उद्घाटन कहां किया गया है? केरल में वैली टूरिस्ट विलेज में इस सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। और ट्रेन की विशेषताएं कौन कौन सी है वो भी हमें पता होना चाहिए। यह 3 बोगियों वाली ट्रेन होगी। कितनी? 3 बोगियों वाली यह ट्रेन है। एक समय में लगभग 45 लोग यात्रा कर सकेंगे और सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यह सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन और यात्रियों को प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाएगी। और इस ट्रेन को शुरू करने की लागत कितनी है? 10 करोड़ रुपए है। और 10 करोड़ रुपए में यह सौर ऊर्जा से चलने वाली एक मिनी ट्रेन का हाल ही में शुरुआत की गई है केरल राज्य में। और केरल की बात करते हैं तो केरल से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में था। वो क्वेश्चन क्या था? PAI यानी कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन बना? केरल राज्य। सर्वश्रेष्ठ श्रेणी शासित राज्यों में सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ है केरल राज्य। और बात करें केरल की तो आप मैप में देखिए यहां दक्षिण में स्थित है केरल राज्य जो यहां पर कर्नाटक और तमिलनाडु से सटा हुआ है। और केरल की कैपिटल का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और केरल की मुख्य भाषा है मलयालम। और केरल का गठन कब हुआ? तो दोस्तों मैंने आपको 1 नवंबर को लेकर कुछ 8 राज्यों का गठन हुआ था 1 नवंबर को, तब भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का गठन हुआ। और यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए शांत घाटी कहां पर स्थित है तो वो भी केरल में स्थित है। दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, प्रत्येक वर्ष गंगा उत्सव का आयोजन कब किया जाता है? गंगा यानी कि हमारे देश की एक प्रमुख नदी और राष्ट्र नदी का दर्जा भी गंगा नदी को दिया गया है। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि गंगा उत्सव प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 4 नवंबर को। जी हां, कल ही गंगा उत्सव मनाया गया। यानी कि 4 नवंबर क्यों मनाया जाता है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 4 नवंबर को गंगा उत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी यानी कि नेशनल रिवर घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को। और यह उत्सव गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की 12वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। और एक क्वेश्चन, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 3 दिवसीय बहुप्रतीक्षित गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किसने किया? तो यहां आप पहले तो बैनर को देखिए कि 3 दिवसीय यह गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। 2, 3 और 4 नवंबर 2020 को इस उत्सव का आयोजन हुआ। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा किसने आयोजन किया है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 2 नवंबर से 4 नवंबर तक 3 दिवसीय यह गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया। और गंगा उत्सव 2020
पवित्र गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक त्योहार है। और गंगा उत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के कायाकल्प हेतु जन सहभागिता बढ़ाना। हमारे गंगा नदी है, इसे स्वच्छ बनाने हेतु जन सहभागिता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और हमारे यहाँ गंगा नदी की बात कर रहे हैं तो गंगा रिवर का जो बेसिन है वो भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी नदी, यानी कि दो नदियां, एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी नदी। वो कहां पर? देवप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से यह गंगा कहलाती है। और यहां आप देख सकते हैं तो यहां दो नदियों की धारा जो यहां मिलती है तब यह गंगा नदी बनती है। और गंगा नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1 स्थित है। किस नदी पर? गंगा नदी पर। लेकिन यह कौन से किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इलाहाबाद और यहां पर है दोस्तों हल्दिया। जी हां, इलाहाबाद और हल्दिया को नेशनल वाटरवे 1 जोड़ता है। तो यह बात भी याद रख लीजिए, यानी कि प्रयागराज से हल्दिया तक यह नेशनल वाटरवे 1 स्थित है। और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए कानपुर। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? इंडिया फॉर इंडियन नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना हमारे जाने माने देश के एक क्रांतिवीर, एक वकील और एक देशभक्त ऐसे चितरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियन नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चितरंजन दास। लेकिन यह क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर में क्यों सेट किया? तो इसकी वजह है चितरंजन दास का आज है जन्म दिवस। जी हां, चितरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को ब्रितानी भारत कोलकाता में हुआ था। और चितरंजन दास किस व्यवसाय से जुड़े थे? वो एक जाने माने वकील थे। यानी कि हमारे भारत देश में जब एक सत्याग्रही, एक क्रांतिवीर अरबिंदो घोष को देशद्रोही घोषित किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, तब हमारे चितरंजन दास ने वकालत करके उसे बाइज्जत बरी करवाया था। तो इसीलिए चितरंजन दास को एक पदवी से भी नवाजा गया है, वो है देशबंधु। देशबंधु नाम है चितरंजन दास का। और देशबंधु चितरंजन दास सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। और उन्होंने ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो चितरंजन दास ने। सागर संगीत, अंतर्यामी, किशोर किशोरी इनके काव्य ग्रंथ है। यानी कि चितरंजन दास एक जाने माने कवि भी थे। दिल्ली का प्रसिद्ध आवासीय क्षेत्र CR पार्क का नाम देशबंधु चितरंजन दास के नाम पर रखा गया है। और यहां उनके द्वारा लिखी गई एक किताब को भी देख सकते हैं। लेकिन यहां जिक्र किया गया है कुछ पत्र एवं पत्रिका की। और आपको भी पता है कि आजादी के वक्त बहुत सी पत्रिकाएं हमारे क्रांतिवीरों ने चलाई थी। और यह पत्रिका किस क्रांतिवीर ने चलाई, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो चलो हाईलाइट देख लेते हैं। पत्र एवं पत्रिकाएं जिसका संपादक और लेखक कौन है? तो सबसे पहले है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जिसके लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। नील दर्पण जो एक पत्रिका वो दीनबंधु मित्र ने चलाई थी। तो अरबिंदो घोष एक जाने माने हमारे भारत देश के वकील और दोस्तों एक समाज सुधारक भी थे। और उनका जन्म दोस्तों 1872 में हुआ था। यानी कि दोस्तों अरबिंदो घोष की एक 2022 में 150वीं जन्म जयंती मनाई जाने वाली है। और इसीलिए हमारे इस समाज सुधारक के बारे में याद होना चाहिए। तो इस समाज सुधारक ने बहुत सी पत्रिकाएं चलाई थी। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, सावित्री, लाइफ डिवाइन, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, यह सभी पत्रिकाएं किसने चलाई थी? अरबिंदो घोष ने। और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया,
इस पत्रिका किसने बाहर की थी? एनी बेसेंट ने। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की औपचारिक घोषणा की है? दोस्तों, एक जाने माने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जिसका नाम है शेन वॉटसन। जी हां दोस्तों, शेन वॉटसन वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम के हिस्सा रहे हैं जो वर्ल्ड कप विजेता भी रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेन वॉटसन। इमेज में आप देख सकते हैं किस देश के बल्लेबाज है? ऑस्ट्रेलिया के। वो किस टीम की ओर से आईपीएल में खेलते हैं? तो यहां आपको ड्रेस कोड से ही पता चल गया। वेल डन। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज शेन वॉटसन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की औपचारिक घोषणा की है। और शेन वॉटसन ने अपना पहला एक दिवसीय मैच कब और किसके विरुद्ध खेला था? वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शेन वॉटसन ने अपने करियर का पहला वनडे मैच खेला था। ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑलराउंडर के तौर पर खेलने वाले शेन वॉटसन ने वर्ष 2016 में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। लेकिन अब सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की औपचारिक घोषणा शेन वॉटसन ने की, तो उनके करियर के बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए। शेन वॉटसन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 59 टेस्ट मैच, 190 वनडे और 58 टी20 मैच खेले हैं। वर्ष 2007 और वर्ष 2015 में 2 बार आईसीसी विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी शेन वॉटसन रहे। और टेस्ट क्रिकेट में 3731 रन और एक दिवसीय क्रिकेट में 5757 रन बनाए हैं शेन वॉटसन ने। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है टी.एन. कृष्णन, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। वो एक जाने माने वायोलिन वादक थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वायोलिन वादक टी.एन. कृष्णन। टी.एन. कृष्णन एक विश्व प्रसिद्ध वायोलिन वादक और पद्म पुरस्कार विजेता थे। वे 92 वर्ष के थे। इमेज में देख सकते हैं वायोलिन वादक एक जाने माने जिसका नाम है टी.एन. कृष्णन। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1928 को केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ। किस जिले में? केरल के एर्नाकुलम जिले में टी.एन. कृष्णन का जन्म हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत एवं ललित कला स्कूल में डीन के तौर पर भी कार्य किया है। टी.एन. कृष्णन को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए संगीत कला निधि, पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। यानी कि भारत के जिसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कहा जाता है, ऐसे पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी टी.एन. कृष्णन को सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है यह एक जाने माने वायोलिन वादक थे। ओके, छठा क्वेश्चन, मिशन सागर 2 के एक हिस्से के रूप में INS ऐरावत किसको खाद्यान्न सहायता पहुंचाएगा? जी हां दोस्तों, कोविड-19 के चलते भारत देश ने एक उम्दा कार्य किया है। कोविड-19 के चलते INS ऐरावत द्वारा विभिन्न देशों को खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। और इस देश के नाम है सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती, इरिट्रिया। यानी कि उपरयुक्त सभी देशों को खाद्यान्न सहायता पहुंचाएगा भारत। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी। क्या बात है, मामला क्या है? तो मिशन सागर 2 हाल ही में जारी है। भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं और कोरोना वायरस महामारी से उबरने में मित्र देशों की सहायता करने हेतु मिशन सागर 2 का संचालन कर रही है। और INS ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्यान्न सहायता पहुंचाएगा। और यहां आप देख सकते हैं तो हाल ही में INS ऐरावत ने इस तरह की खाद्यान्न सामग्री वहां देशों में पहुंचाई है। और मई जून 2020 में संचालित किए गए मिशन सागर 1 के तहत भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य सहायता और दवाइयां प्रदान की थी। यानी कि यह मिशन सागर का पहला संस्करण और इसमें कुछ देशों को दवाइयां और खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई गई थी। यह हमारे सागर मिशन का दूसरा हिस्सा है। सातवां क्वेश्चन,
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर अडानी समूह को नहीं सौंपा है? दोस्तों यहां हमें पूछा गया है कि किस हवाई अड्डे का संचालन अडानी समूह को नहीं सौंपा गया है, और इसीलिए इसी तरह के क्वेश्चन यदि आपके सामने आए तो हमें यहां तक ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 6 हवाई अड्डों का संचालन अडानी समूह को सौंप दिया है। इसमें लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी शामिल है, लेकिन नई दिल्ली इसमें शामिल नहीं है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर अडानी ग्रुप्स को सौंपा, और इसके अतिरिक्त अडानी समूह ने 5 और हवाई अड्डों के संचालन की भी जिम्मेदारी संभाल ली है, और इसमें गुजरात का एक एयरपोर्ट है अहमदाबाद। तो 11 नवंबर 2020 को अहमदाबाद का संचालन भी संभालेगा यह अडानी ग्रुप्स। और जो अहमदाबाद में एयरपोर्ट है इसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई मथक। केंद्र सरकार ने देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों जिसमें शामिल है लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का निजीकरण हाल ही में किया है। तो इन सारे एयरपोर्ट्स के सिटी के नाम आपको याद रखने चाहिए। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला किसने रखी? इमेज में आप देख सकते हैं भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला हाल ही में रखी गई है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, यानी कि असम में। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। और यहां इमेज में देख सकते हैं तो भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला कहां रखी गई? असम की गुवाहाटी के निकट। भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य क्या है? सुरक्षित सब्जियां उगाना। जी हां, सुरक्षित सब्जियां उगाना इसका मुख्य पर्पस है, और इस परियोजना से राज्य में बागवानी उत्पादन भी बढ़ेगा, और इस परियोजना से किसानों की आय 2 गुनी। जी हां, हमारी केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी कर दी जाएगी, और इसी में सरकार के प्रयासों का और भी यहां अच्छा हमें रूप देखने को मिला। और परियोजना की लागत कितनी है? 10 करोड़ 33 लाख रुपए इस परियोजना की लागत है। भारत में इस्राएल के राजदूत कौन है? डॉक्टर रॉन मल्का। कौन? डॉक्टर रॉन मल्का भारत में इस्राएल के राजदूत है। 9वां क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 नवंबर को विश्व स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन 1 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नवंबर बोले तो वर्ल्ड वेगन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो याद रखो 1 नवंबर को। और वेगन यानी कि शाकाहारी शब्द डोनाल्ड वॉटसन द्वारा दिया गया, जिसे वेजिटेरियन शब्द से लिया गया है। और विश्व शाकाहारी दिवस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 1994 में लुइस वालिस के द्वारा यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई। वे यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी के एक अध्यक्ष थे, यानी कि द वेगन सोसाइटी के एक अध्यक्ष थे लुइस वालिस। लुइस वालिस के द्वारा यह दिवस की शुरुआत की गई। और शाकाहारी दिन मनुष्यों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार और प्रसार करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को। और इनके जो ऑप्शन थे कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पाइरोसिस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यह बात भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे पॉल जाचेरिया किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक है? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं, नाम है पॉल जाचेरिया, वो एक मलयालम, जी हां मलयालम के जाने माने लेखक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मलयालम। और केरल राज्य का साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार
पॉल जाचेरिया को मिला है, इसीलिए यह व्यक्ति सुर्खियों में आए। मलयालम लेखक पॉल जाचेरिया को साल 2020 का एजुथज पुरस्कार दिया जाएगा। 2020 का एजुथज पुरस्कार दिया जाएगा पॉल जाचेरिया को। और प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचेरिया को इस वर्ष केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथचंद पुरस्कार के लिए हाल ही में चुना गया है, इसलिए यह व्यक्ति सुर्खियों में आए। पॉल जाचेरिया को 1979 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो यह बात भी याद रख लीजिए। 11वां क्वेश्चन, राजीव जलोटा किसके नए अध्यक्ष बने? इमेज में आप देख सकते हैं राजीव जलोटा किसके नए अध्यक्ष बने हैं? याद रखो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के। जी हां, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आईएएस अधिकारी राजीव जलोटा। और राजीव जलोटा के बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। राजीव जलोटा वे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि एक आईएएस अधिकारी है, यहां आप सेकंड नंबर पर देख सकते हैं। और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया को 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने और महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष पद खाली पड़ा था और इसीलिए इस व्यक्ति को हाल ही में चुना गया है, राजीव जलोटा को। और राजीव जलोटा महाराष्ट्र के पहले वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कमिश्नर थे। ओके, और वर्तमान में राज्य सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर हाल ही में कार्यरत है। इमेज में आप देख सकते हैं राजीव जलोटा। और वो दोस्तों इतने फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। 12वां क्वेश्चन, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन कौन करेंगे? जी हां दोस्तों, इसका उद्घाटन अभी होने वाला है। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है और इसका उद्घाटन करने वाले हैं हरदीप सिंह पुरी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। और यह आयोजन कब किया जाने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा 9 नवंबर को। और हरदीप सिंह पुरी हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय के मंत्री है यह हरदीप सिंह पुरी। और सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? शहरी गतिशीलता के उभरते ट्रेंड, यह इस सम्मेलन की थीम रखी गई है। और आगामी 9 नवंबर 2020 को 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, तो यह बात भी याद रख लीजिए। और इसी के साथ साथ हरदीप सिंह पुरी किस मंत्रालय के मंत्री है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। और इसका मुख्य बिंदु जनता को उसकी पहुंच के भीतर और सुगम परिवहन सुविधा मुहैया कराने में कोविड-19 महामारी द्वारा पेश चुनौतियां और उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नवीन उपाय करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस सम्मेलन में। 13वां क्वेश्चन, भारत ने सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं सुखोई 30 MKI। और इस विमान के जरिए हमने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है बंगाल की खाड़ी में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। तो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवा से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का एक सफल परीक्षण किया। और इस विमान ने पंजाब के एक एयरबेस से उड़ान भरी और हवा में ही ईंधन भरने के बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंचा, जहां पर सफल परीक्षण किया गया है। और मिसाइल ने घातक सटीकता के साथ बंगाल की खाड़ी में एक डूबते हुए जहाज को सफलतापूर्वक मार गिराया। यानी कि यह निशान इतना सटीक था कि वो उन्होंने जो टारगेट बनाया था इसको मार गिराया। और इस मिसाइल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अमेरिका में भारतीय मूल के वोटरों की संख्या कितने हैं? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ और हमारे भारतीय मूल की कमला हैरिस हाल ही में दोस्तों सुर्खियों में रही। तो यहाँ भारतीय मूल के वोटरों की संख्या है 19 लाख। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था
ऑप्शन सी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के मैं यहां नाम लेना चाहूंगा। वो है ओम प्रकाश यादव, भरत रबारी, भायोन, वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो भरत रबारी आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। करिश्मा पहुंचिया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। एमडी भूषण स्टूडियो, रिंकू राणा, अशोक कोपानिया, परमार शैलेश जय और ओगानिया उत्तम, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। कमलेश डोडिया, करमेल पारगी ऑफिशियल, वो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं, तो आपका भी चैनल में स्वागत है। और कमलेश डोडिया फ्रॉम भावनगर से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा आंसर। राजेश कटारा, नंदनी आसोदरिया, रेखा नीनामा, आशीष राउत, अंकिता भट्टी और बोयेलाल कुमार, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और यूथ ट्यूनिंग, जंकट प्रदीप, राठवा पारुल, कल्पेश पटेल ने इसके बारे में डिटेल में बताया। मुकेश आश्रे, नवाज बुखारी, गदेश्वरी इन्फोटेक नामक एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? यूनेस्को ने भारत के एक टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा, और जो आंसर आप एक बार लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। आंसर देना मत भूलिएगा। और वाकई में वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।